हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। पहले तो उन सभी स्टूडेंट को कॉन्ग्रेचुलेशन जो 10th पास आउट करके 11th क्लास में आ चुके हैं। जो बच्चे साइंस लेने के इच्छुक हैं तो मैं आपको बता देता हूँ साइंस में कितनी स्ट्रीम होती है। तो साइंस के अंदर अपने 3 सब्जेक्ट रहेंगे। पहला सब्जेक्ट आता है नॉन मेडिकल, ठीक है। सेकंड आएगा मेडिकल, थर्ड सब्जेक्ट रहेगा एज। इन सभी के अंदर हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट होंगे, वो क्या रहेंगे, कंपलसरी रहेंगे। जो चेंज सब्जेक्ट है नॉन मेडिकल के अंदर, पहला सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स, सेकंड आएगा फिजिक्स, थर्ड आएगा केमिस्ट्री, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश ये सब्जेक्ट होते हैं नॉन मेडिकल के अंदर, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। मेडिकल के अंदर क्या होता है, मैथमेटिक्स की जगह आ जाती है बायोलॉजी। क्या आ जाती है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। एग्रीकल्चर के अंदर अपने बात करें तो एग्रीकल्चर के अंदर पहला सब्जेक्ट होगा बायोलॉजी, सेकंड रहेगा एग्रीकल्चर, थर्ड रहेगा केमिस्ट्री। ये 3 सब्जेक्ट है अपने पास, नॉन मेडिकल, मेडिकल और एग्रीकल्चर, ठीक है। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फिजिक्स, जो नॉन मेडिकल और मेडिकल के स्टूडेंट पढ़ेंगे, ठीक है। फिजिक्स बहुत इजी है, ठीक है। अब सबसे पहले अपने देखें जो फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट है, फिजिकल वर्ल्ड। फिजिक्स का अपने कहां देखते हैं, कहां महसूस करते हैं उस फिजिक्स को, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट अपना है व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स है क्या। तो सिंपल सी बात है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। 10th क्लास सभी पास आउट हुए हैं, तो 10th क्लास के अंदर आपका सब्जेक्ट था साइंस। उस साइंस के अंदर आपने फिजिक्स भी पढ़ी है, केमिस्ट्री भी पढ़ी है, बायो भी थी, बॉटनी भी थी, जूलॉजी भी थी। ये सारे सब्जेक्ट आपने एक ही बुक के अंदर रीड किए थे। जैसे आप 11th में आए, इन सभी की अलग अलग ब्रांचेज हो। फिजिक्स आप अलग पढ़ोगे, केमिस्ट्री आप अलग पढ़ोगे, बायो आप अलग पढ़ोगे, बॉटनी, जूलॉजी ये सभी आप अलग पढ़ोगे। तो इसी प्रकार जो फिजिक्स है तो साइंस की ब्रांच। आप पढ़ चुके हो फिजिक्स के बारे में 10th क्लास में, जैसे आपने चैप्टर पढ़ के आए थे ऑप्टिक्स, वर्क एनर्जी पावर, इलेक्ट्रिक करंट, ये सारे फिजिक्स के ही एक पार्ट हैं, ठीक है। जो अपनी फिजिक्स है किसकी ब्रांच है, साइंस की ब्रांच है। क्या डिस्कस करेंगे, देखो, विच डिस्कस अबाउट द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। मतलब फिजिक्स क्या कह रहा है, जो अपने नेचर और नेचुरल फिनोमिना, मतलब जो अपने नेचर के अंदर जो भी हो रहा है वो सारा किसके अंडर आएगा, फिजिक्स के अंडर है। फॉर एग्जाम्पल अपने देखते हैं, जैसे नाइट में तारे क्या होते हैं, चमकते हैं। इसका रीजन आप 10th में पढ़ के आए थे कि नाइट में तारे क्यों चमकते हैं। सेकंड, रेनबो। रेनबो क्यों आता है, किस कारण आता है रेनबो, ठीक है। अब बात करते हैं अपने टाइड्स, क्यों होता है भाई, ठीक है। और अपने जो डे और नाइट है रिपीट होते रहते हैं, ये किस कारण होते हैं, ये सारे फिजिक्स के अंदर ही आते हैं। इनके बारे में अपने डिटेल से पढ़ेंगे। मैंने बता दिया फिजिक्स का अपने नेचर से रिलेटेड बातें हैं, तारे क्यों चमचमाते हैं, रेनबो क्यों आता है, टाइड्स के बारे में, ठीक है। अभी थोड़े दिनों पहले आपने देखा एक ग्रहण लगा था, क्यों हुआ था भाई, ये सारे फिजिक्स की बातें हैं। इनको अपने आगे डिटेल से पढ़ेंगे, विद रीजन बताऊंगा आपको क्यों होता है ये, ठीक है। अब देखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिक्स। जो फिजिक्स है वो 2 प्रकार की है। पहला क्लासिकल फिजिक्स, इसके अंदर क्या क्या आता है। दूसरा आता है मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। क्लासिकल फिजिक्स के अंदर देखते हैं इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स। जो क्लासिकल फिजिक्स है, फिजिक्स की एक ब्रांच है, विच डिफाइन मैकेनिक्स।
इसमें अपने मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हीट, जो 11th अपना चैप्टर है हीट, थर्मोडायनेमिक्स, साउंड, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये सारे के सारे जो हैं वो अपने क्लासिकल के अंदर आ जाते हैं, जिसमें अपने हीट, थर्मोडायनेमिक्स, साउंड ये अपने पढ़ेंगे 11th क्लास के अंदर, और बाकी जो चैप्टर रहेंगे वो अपने 12th क्लास में हैं, ठीक है। आज समझाइए क्लासिकल फिजिक्स के अंदर क्या क्या आता है, मैकेनिज्म, हीट, थर्मोडायनेमिक्स, साउंड, ऑप्टिक्स। इस ऑप्टिक्स के बारे में आप 10th में ही पढ़ गए थे, लाइट वाला चैप्टर सारा ऑप्टिक्स है, सेम का सेम चैप्टर अपने 12th क्लास में है। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ठीक है। अब बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर अपने क्या स्टडी करेंगे, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स एलिमेंट्री पार्टिकल लाइक एटम, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। मतलब जो मॉडर्न फिजिक्स है वो क्या करते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल पे लागू, मतलब बहुत अपने बारीकी से अध्ययन करें, जैसे एटम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, तो वो किसके अंदर आएगा, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आएगा। ये सारे के सारे एलिमेंट्री पार्टिकल है, सूक्ष्म रूप से अपने क्या बोले इसका स्टडी करें तो, ठीक है। ये आपसे बोर्ड में नहीं पूछेगा, ना इससे कोई क्वेश्चन आएगा, ये बता रहे हैं कि फिजिक्स क्या है सबसे पहले, और क्लासिकल फिजिक्स में क्या क्या आता है, और मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या आता है। यहां से आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये सिर्फ इतना बता रहा है कि क्लासिकल फिजिक्स में क्या क्या आएगा और मॉडर्न फिजिक्स में अपने किस प्रकार की स्टडी करेंगे। तो मैंने बताया जो मॉडर्न फिजिक्स है उसके अपने छोटे छोटे पार्टिकल पे अपने डिस्कस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल एटम, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एटीसी, ठीक है। अब आता है मेन पॉइंट अपना, फोर्स। फोर्स क्या है, फोर्स की डेफिनेशन आपने बहुत पढ़ चुके हो, 10th में ही पढ़े हैं, 9th, 8th, 7th, सब जगह फोर्स की डेफिनेशन आ जाती है। क्या होगा फोर्स, देखो, इट इज द इंटरमोलिक्यूलर एक्सटर्नल एजेंट चेंज टू ट्राई टू चेंज द शेप, साइज, पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पुल एंड पुश। मतलब ये क्या आ रहा है, किसी ऑब्जेक्ट पे अपने पुल करें या पुश करें और इसकी पोजीशन में क्या आ जाए, चेंज आ जाए, या इसकी शेप में चेंज है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, मैंने देखो इस पे थोड़ा सा फोर्स लगाया तो क्या आ गया, इसकी पोजीशन में चेंज आ गया, ठीक है। अगर इस पे पुल करूं, पुश करूं, कुछ भी करूं, इसके पोजीशन में चेंज, शेप में चेंज और इसकी साइज में चेंज आ जाए, किस कारण, एक्सटर्नल एजेंट, मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इसके पोजीशन में, साइज में, शेप में चेंज आए तो वो क्या होगा, फोर्स होगा। बात समझ आई। जैसे कोई भी बात को लो, जैसे अपने पास रफ पेपर है, रफ पेपर को आप पुश करोगे या पुल करोगे तो या तो इसकी लेंथ में चेंज आएगा या उसकी शेप में चेंज आएगा, ठीक है। जैसे रबड़ है, रबड़ को पुश किया तो शेप में चेंज, पुल किया तो उसकी लेंथ में चेंज आएगा। बात समझ आई। अब बात करते हैं, देखो, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्स। जो अपने नेचर के अंदर फोर्स लग रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे अपने फोर्सेस। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्स। ये चीजें क्या है, अपने आगे पूरी डिटेल में आएगी, फोर्स को भी डिटेल में पढ़ेंगे। जितने भी ये 4 टाइप्स के फोर्स हैं आगे बहुत बार आएंगे, उनको डिटेल से पढ़ेंगे। यहां पे एक बार थोड़ा सा बता देते हैं किस प्रकार ये 4 फंडामेंटल फोर्स है। उसके बाद अपने फिजिक्स को बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इसकी यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है, ठीक है। तो फर्स्ट अपना फोर्स आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। जो अपने 4 टाइप के फोर्स थे उसमें जो फर्स्ट आता है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। इस फोर्स के बारे में आप 10th क्लास में भी पढ़ के आए हो, सॉरी 9th क्लास में भी पढ़ा है। ग्रेविटेशनल फोर्स ये यूनिवर्सल फोर्स है। क्या ये यूनिवर्सल फोर्स है, इसके बारे में आप पढ़ के आए हो 9th क्लास के अंदर। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं इस फोर्स के बारे में, इसको डिटेल से आपको बताऊं, इतनी डिटेल में आपने 10th क्लास में या 9th क्लास में नहीं पढ़ा होगा। देखो, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन। कैसा ये फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स है। इस बात को आप नोट कर लेना, अंडरलाइन कर लेना नोट्स के अंदर कि म्यूचुअल अट्रैक्शन, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक अट्रैक्शन फोर्स है। इसमें हमेशा अट्रैक्शन ही होगा, रिपल्शन नहीं होगा। बिटवीन एनी 2 ऑब्जेक्ट,
बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। ये हमेशा दो मासेस के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है। कैसा फोर्स? अट्रैक्शन फोर्स। इट इज यूनिवर्सल फोर्स। इट इज यूनिवर्सल फोर्स। अब देखो कैसे लगता है ये, जैसे मैंने किसी हाइट से जैसे आप छत पे ऊपर खड़े हो, मैंने छत पे से नीचे की तरफ क्या है, बॉल को फेंका, तो बॉल के ऊपर कैसा फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। और कहां लगता है? उसके सेंटर पे लगता है, उस ऑब्जेक्ट की। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एवरी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस दिस फोर्स ड्यू टू एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने बता दिया, किसी हाइट से अपने किसी बॉल को नीचे की तरफ फेंके तो उस बॉल पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, कहां? अर्थ की तरफ। ठीक है। अब देखो, मैंने कोई दो मासेस लिए, एक m1 है, दूसरा m2 है, दोनों एक दूसरे से किसी r डिस्टेंस पे है। एक बात और बता देता हूं, बहुत अच्छी बात है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हाई डिस्टेंस के बीच में लगता है। हाई डिस्टेंस के बीच में या लार्ज डिस्टेंस के बीच में ये फोर्स काम करेगा। ठीक है। जरूरी नहीं है दोनों फोर्स मासेज है कांस्टेंट है, एक जगह रेस्ट में है, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। तो मान लिया मेरे पास दो मास है m1 और m2, एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे हैं, और मैंने आपको बताया था इन दोनों मासेस में कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। कैसा? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। एक दूसरे के पास आएंगे तो देखो अट्रैक्शन फोर्स दिखा रहा है, एक दूसरे के क्या रहे, मतलब ये m2 इधर आएगा और ये m1 इधर आएगा। ठीक है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इतना तो आपको पता होगा कि इन दोनों मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल टू होता है। एफ जी, जी मतलब ग्रेविटेशनल, एफ मतलब फोर्स, प्रोपोर्शनल टू होता है इन दोनों मासों के प्रोडक्ट के। ठीक है। सेकंड, जो इनके बीच की डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एफ जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 में आर स्क्वायर। ठीक है। अगर इन दोनों को मैं कंबाइन में लिखूं तो एफ जी प्रोपोर्शनल टू m1 m2 में आर स्क्वायर। अगर यहां पे प्रोपोर्शनल टू का सिंबल मैंने हटाया तो एक कांस्टेंट आएगा g, जिसको अपने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इतनी बातें तो आपने यहां पढ़ ली, ये आपने 9th में पढ़ा हुआ था, पर आपको वहां ये नहीं पता था ये अट्रैक्शन फोर्स लगता है इसके बीच में। ठीक है। ये आपको एक नई बात सीखी है, ये मासेस के बीच में लगता है, ये लार्ज डिस्टेंस के बीच में फोर्स लगता है। जो ये मैं बातें बता रहा हूं उसको नोट कर लिया करो साथ साथ में, जो आपको नहीं पता। ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टीज, इस ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज इसकी पहली है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है। सिर्फ और सिर्फ कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिर्फ प्रोडक्ट लॉ और स्क्वायर लॉ के फॉलो करता है, या तो प्रोडक्ट लॉ को और स्क्वायर लॉ दोनों को फॉलो करता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज लॉन्ग लार्ज फोर्स, मैंने आपको बताया था लॉन्ग डिस्टेंस के बीच में लॉन्ग लार्ज फोर्स है ये। इट इज कंजर्वेटिव फोर्स, और ये कैसा है? कंजर्वेटिव फोर्स है। मैंने आपको बताया फोर्स के बारे में। फोर्स क्या होता है? किसी भी एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल के द्वारा अगर अपने किसी ऑब्जेक्ट पे पुल करें, पुश करें, तो उसकी लेंथ में, शेप में, साइज में जो चेंज आता है या उसकी पोजीशन में जो चेंज आता है वो क्या होगा? अपना फोर्स होगा। सिंपल सी डेफिनेशन है, यहां से आपको अच्छे से समझना है फोर्स से। उसके बाद सबसे पहले अपनी बात की थी कि जो फोर्स है 4 टाइप्स के हैं। जो अपने नेचर के अंदर फोर्स है वो 4 टाइप्स के है। फर्स्ट अपने पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स। रिपीट कर रहा हूं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा दो मासेस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। कैसा? अट्रैक्शन फोर्स लगता है। और ये जो फोर्स है एक यूनिवर्सल फोर्स है। और मैंने आपको बताया था कि एवरी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस दिस फोर्स ड्यू टू एवरी अदर ऑब्जेक्ट, मतलब नेचर के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में किसी एवरी ऑब्जेक्ट पर क्या करते हैं? फोर्स लगाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। मैंने आपको मैथमेटिकल रूप में भी बताया, इसको दो मासेस लिए, आर डिस्टेंस पे है। ये मैथमेटिकल तो आप 9th में पढ़ के आए थे। मेन बात बताने वाली ये थी कि ये अट्रैक्टिव फोर्स है। क्वेश्चन भी आ सकता है ग्रेविटेशनल जो फोर्स है कैसा फोर्स है, तो आप बोलोगे सर अट्रैक्टिव फोर्स है, फॉलो करता है प्रोडक्ट लॉ को, स्क्वायर लॉ को।
लॉन्ग रेंज फोर्स है और कंजर्वेटिव फोर्स है। मैं मानता हूं आपको ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बिल्कुल अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी आपको कोई इंक्वायरी रहती है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।